हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना चैनल इस क्लासेज में। दोस्तों आज हम लोग क्लास 12 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। इस चैप्टर का हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन देखेंगे जो कि आप सबके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और हेल्पफुल होने वाला है। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, वीडियो को स्किप मत कीजिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। और आप लोगों ने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सेशन को शुरू करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, लेंथोनॉइड द्वारा कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित की जाती है। लेंथोनॉइड द्वारा पूछा गया है, तो लेंथोनॉइड है क्या। तो लेंथोनॉइड जो होता है वो परमाणु संख्या में जो होता है 50 से 71 वाले जो तत्व होते हैं, मतलब ऐसा तत्व जिसकी जो परमाणु संख्या होती है वह 50 से 71 होता है, उसे हम लोग बोलते हैं लेंथोनॉइड। ये जो है आवर्त सारणी में 6 श्रेणी के जो 6 श्रेणी में होते हैं 3 और 4 के बीच में जो सभी तत्व होते हैं। मतलब इसमें बोला क्या है कि जो एलिमेंट 6 में होते हैं, एलिमेंट 6 में जो श्रेणी क्रम में होता है 3 और 4 के बीच वाले जो सभी तत्व होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उसे हम लोग लेंथोनॉइड बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए बोल सके तो Mg यानी मैग्नीशियम और पोटेशियम। मैग्नीशियम 3 के हो गए और पोटेशियम जो हो जाएगा 4 का हो जाएगा। इसको ले सकते हैं हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे। तो ये जो है वो एक तरह का लेंथोनॉइड हो जाएगा। तो आइए देखते हैं। तो इसमें बोला गया है कि लेंथोनॉइड द्वारा कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित की जा सकती है। तो सभी लेंथोनॉइड के लिए अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था जो हो जाएगा +3 हो जाएगा। ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +2 और +4 भी है। तो ये मतलब सभी के लिए तो +3 हो जाएगा, लेकिन ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +2 और +4 भी हो सकता है। तो ये हो गए हम लोग का सही जवाब। लेंथोनॉइड द्वारा पूछा गया है, तो लेंथोनॉइड वो है मतलब जिसमें परमाणु संख्या जो हो जाएगा 57 से लेकर के 71 तक होता है, उसे हम लोग बोलते हैं, उस एलिमेंट को बोलते हैं लेंथोनॉइड। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, अंतराकाशी यौगिक क्या है। अंतराकाशी यौगिक क्या है। तो आइए देखते हैं इसका जवाब। अंतराकाशी मतलब जहाँ पे थोड़ा सा जगह मतलब बचा हुआ है, उसे ही अंतराकाशी बोल सकते हैं। तो आइए देखते हैं इसको पूरे आंसर के साथ। संक्रमण तत्व हाइड्रोजन, ब्रोमोन, कार्बन तथा नाइट्रोजन के साथ मिलकर अंतराकाशिक यौगिक बनाते हैं। संक्रमण तत्व मतलब जो होते हैं आवर्त सारणी में 1 तथा डी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उनको जोड़ने वाले तत्व को ही हम लोग संक्रमण तत्व बोलते हैं। संक्रमण तत्व मतलब जो होता है 1 से लेकर के जो डी ब्लॉक तक होते हैं, 1 2 3 4 ABCD जो डी ब्लॉक होते हैं, उन सब को जो उसमें जो एलिमेंट होते हैं, जैसे में नाइट्रोजन, हीलियम, ये सब जो एलिमेंट होते हैं उन सभी को जोड़ कर रखता है कौन, संक्रमण तत्व। उसी को हम लोग बोलते हैं संक्रमण तत्व। तो जो हो जाएगा हाइड्रोजन, ब्रोमोन, कार्बन तथा नाइट्रोजन के साथ मिलकर अंतराकाशिक यौगिक बनाते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे धातुएं जो होती है और तत्वों के लिए अंतराकाशी जगह होना जरूरी आवश्यक होता है। मतलब ये जो होते हैं हाइड्रोजन, HBCN और O के जो जैसे अधातु तत्व होते हैं, ये सब जो है एक तरह का अधातु तत्व है। इसके लिए अंतराकाशी जगह होना अति आवश्यक होता है, क्योंकि परिणाम स्वरूप ये तत्व जो होते हैं अंतराकाशी जगह पर प्रबल आबंध बनाते हैं। ये सब जो है मतलब जो अंतराकाशी जगह होता है, अंतराकाशी मतलब कोई भी ऐसा जगह जहाँ पे मतलब कोई ऐसा स्पेस जहाँ पे खाली हो, वो तो उसे ही हम लोग अंतराकाशी बोलते हैं। लेकिन ये जो है HBCN और O जैसी जो अधातुएं होती है उनके लिए अंतराकाशी जगह होना जरूरी होता है, क्योंकि अगर वो जगह नहीं होगा तो ये लोग प्रबल आबंध कैसे बनाएंगे। इसके लिए जगह खाली होना जरूरी होता है। इस अंतराकाशी यौगिक के रासायनिक गुण अपने वास्तविक तत्व के समान
है, लेकिन भौतिक गुण जो होते हैं वह भिन्न होते हैं। इनके जो रासायनिक गुण होते हैं वास्तविक तत्वों में समान होते हैं, यानी इक्वल होते हैं, लेकिन बात करें भौतिक गुण का तो भिन्न होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ले सके तो स्टील और कास्ट। लोहा कठोर होता है क्योंकि ये कार्बन के साथ अंतरकाशीय यौगिक बनाते हैं। एग्जाम्पल में ये डाल सकते हैं। कार्बन जो होता है मतलब ये जो है प्रबल आबंध बनाता है, जो कि यहाँ पे है हाइड्रोजन, बोरॉन और कार्बन और ऑक्सीजन। ये सब जो है मतलब एक तरह का प्रबल आबंध बनाते हैं, जिसके लिए अंतरकाशीय जगह होना जरूरी है। तो अंतराकाशी किस लिए जरूरी है? क्योंकि अगर अंतराकाशी नहीं होगा, अगर अंतराकाशी जगह उसको नहीं मिलेगा तो वो प्रबल आबंध कैसे बनाएंगे, इसी के लिए जरूरी होता है। तो क्वेश्चन में पूछा गया था अंतराकाशी यौगिक क्या है? तो अंतराकाशी यौगिक जो है मतलब जो प्रबल आबंध बनाता है, जिसका रासायनिक गुण समान होता है लेकिन भौतिक गुण भिन्न होता है। एग्जाम्पल भी हो चुके हैं। तो चलिए बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में कौन से आयन जलीय विलयन में रंगीन होंगे? कौन से आयन जो है वो जलीय विलयन में रंगीन होगा? Ti3+, V3+, Cu+, Sc3+, Mn3+, F3+ तथा CO+। प्रत्येक के लिए कारण बताएं। तो इतना सारा जो दिया हुआ है, इसमें से इतना सारे आयन में से कौन जलीय विलयन में रंगीन होगा वो बताना है। तो आइए देखते हैं। Cu+ और Sc3+ जो है, ये जो है Cu+ और Sc+, ये जो आयन है वह सफ़ेद है। ये दो जो है वह सफ़ेद होते हैं क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है वह हो जाएगा 3d10 3d0। तो इसमें मतलब इसका विन्यास तो इतना हो जाता है, इसलिए ये आयन सफ़ेद होता है। लेकिन बात करें इन दोनों को छोड़ करके बाकी जो आयन होते हैं वह रंगीन होते हैं, क्योंकि उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स जो विन्यास होते हैं उसमें डी उपकक्ष जो होते हैं वो आंतरिक रूप से भरे होते हैं, इसलिए ये रंगीन होते हैं। तो रंगीन Cu+ और Sc+3 को छोड़ करके बाकी जितने भी इसमें एलिमेंट है Ti3+, V3+ और Mn3+, F3+ और CO+, ये सब जो है मतलब रंगीन है, जलीय विलयन में रंगीन है। रंगीन इसलिए है क्योंकि इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं वह डी उपकक्ष आंतरिक रूप से भरे होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में। तो ये हो चुके, तो बढ़ते आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, संक्रमण धातुओं में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार असंक्रमण तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न है? मतलब जो संक्रमण धातुओं होती है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से किस प्रकार असंक्रमण जो होते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास उनसे अलग है, वो पूछा गया है। तो संक्रमण मतलब जो हम बताए आपको कि आवर्त सारणी में 1 से लेकर के D तक के जो जितने ब्लॉक एलिमेंट होते हैं वो सब हो जाएगा संक्रमण धातु। असंक्रमण में आ जाएगा, वो हम लोग देख लेते हैं। तो संक्रमण तत्वों में डी उपकक्ष आंशिक रूप से भरा होता है। संक्रमण जो तत्व होते हैं उसमें डी उपकक्ष जो होते हैं वो आंशिक रूप से भरा होता है, जो कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है n-1 ब्रैकेट में आ जाएगा, ऊपर पावर में जाएगा 1-10 और NS0-2, ये हो जाएगा हम लोग का संक्रमण जो डी उपकक्ष से भरा होता है। जबकि असंक्रमण तत्वों की बात करें तो कोई उपकक्ष नहीं भरा हुआ होता है, उसमें जो डी उपकक्ष होते हैं वो पूरा भरा नहीं होता है, पूर्ण रूप से भरा होता है। उपकक्ष जो है मतलब बोल सकते हैं नहीं होता है, और डी उपकक्ष जो होते हैं वो पूरी तरह से नहीं भरा होता है। बात करें एस ब्लॉक तत्वों में तो डी उपकक्ष रिक्त होता है। एस ब्लॉक के जो तत्व होते हैं उसमें डी उपकक्ष जो होता है वो रिक्त होता है। तो पी ब्लॉक तत्वों में डी उपकक्ष में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जो पी ब्लॉक के जो तत्व होते हैं वो उसमें डी उपकक्ष जो होते हैं उसमें 10 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो असंक्रमण तत्व का विन्यास जो हो जाएगा वो इतना हो जाएगा, NS1-2 या फिर NS2NP1-6 हो जाएगा। असंक्रमण मतलब हो जाएगा मतलब संक्रमण मतलब तो हो जाता है 1 से लेकर के डी ब्लॉक के तत्व को जोड़े रखता है, लेकिन ये एस ब्लॉक और पी ब्लॉक को जोड़ कर रखता है असंक्रमण तत्व। तो असंक्रमण तत्व में जो होता है वो एस ब्लॉक वाले जो तत्व होते हैं वो डी उपकक्ष रिक्त से मतलब रिक्त जो होता है
वो खाली रहता है। मतलब रिक्त मतलब खाली हो जाएगा, वो खाली रहता है। तो पी ब्लॉक तत्व में जो होते हैं वह 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। असंक्रमण तत्व का विन्यास जो हो जाएगा NS1-2, ये हो जाएगा हम लोग का। तो इस क्वेश्चन में बोला गया था संक्रमण धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस प्रकार असंक्रमण तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से भिन्न है। तो इसमें जो है डी उपकक्ष की बात करें संक्रमण धातुओं में तो आंशिक रूप से भरा होता है, लेकिन असंक्रमण तत्व की बात करें तो उसमें डी उपकक्ष नहीं भरा होता है। हालांकि जो असंक्रमण तत्व होते हैं उसमें एस ब्लॉक के तत्व जो होते हैं उसमें डी उपकक्ष रिक्त होता है, जबकि पी ब्लॉक तत्व में डी उपकक्ष जो होता है वो 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब वो बोला नहीं गया है कि वो पूरी तरह से भरा हुआ है या फिर खाली है, उसमें 10 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। तो जब तब जाके हम लोग के पास असंक्रमण तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये पता चलेगा। तो चलिए बढ़ते आगे। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारण करते हैं। उत्तर को उदाहरण देते हुए स्पष्ट कीजिए। इसमें प्रथम श्रेणी के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किस सीमा तक ऑक्सीकरण अवस्थाओं को निर्धारित करता है वो पूछा गया है। तो प्रथम श्रेणी के जो संक्रमण श्रेणी में जो ऑक्सीकरण अवस्था हो जाएगा वो हो जाएगा 3D0, 3D5 और 3D10 रिक्त, अर्धपूर्ण और पूर्ण इलेक्ट्रॉन विन्यास को दर्शाती है। जो प्रथम संक्रमण श्रेणी में होते हैं उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कौन कौन से दर्शाते हैं, ये दर्शाएगा 3D0, 3D5 और 3D10। रिक्त भी हो सकता है यानी खाली भी हो सकता है, अर्धपूर्ण मतलब आधा भी हो सकता है और पूरा भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो सकता है। ये जो है वह प्रथम श्रेणी की ऑक्सीकरण दर्शाते हैं। पूरा भरा इलेक्ट्रॉन विन्यास जो हो जाएगा वह सेकेंड की तुलना में अत्यधिक होता है। पूरा भरा हुआ जो इलेक्ट्रॉन विन्यास होता है वह सेकेंड की तुलना में प्रथम श्रेणी जो हो जाएगा वो अत्यधिक अस्थायी होता है। बात करें एग्जाम्पल की तो MnZ बराबर 25, जेड मतलब हो जाएगा परमाणु क्रमांक जो हो जाएगा Mn का, तो ये हो जाएगा हम लोग का 25। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा Ar3D S54S2 जो कि +2 से +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, लेकर के +7 तक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। परंतु Mn सेकेंड अस्थायी विन्यास को दर्शाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो हो जाएगा Ar3D5 है। तो ये जो हो जाएगा एक अच्छा उदाहरण देते हुए स्पष्ट बताया गया है। हम लोग का एग्जाम्पल यहाँ से शुरू होता है, तो अगर आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे तो सब आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए इसमें पूछा गया था एग्जाम्पल देते हुए जो कि हम लोगों ने बता दिए हैं। अगर आप लोगों ने इस चैप्टर के MCQ नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने क्वेश्चन बैंक को भी सॉल्व नहीं किया है तो वहाँ सब है, तो वहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ पे दबाएंगे तो आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में पहुँच जाएंगे। तो चलिए देखते हैं आगे क्वेश्चन। तो हमारा अगला क्वेश्चन है +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn2+ के यौगिक Fe2+ के यौगिक की तुलना में अधिक अस्थायी क्यों हैं। तो अधिक अस्थायी बोला गया है, क्यों है वो बताना है। तो Mn2+ इक्वल में आ जाएगा Ar3D5Fe, ये हो जाएगा 3D6, ये हो जाएगा इसका ऑक्सीकरण अवस्था। Mn2+ के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में 3D उपकक्ष अर्धपूर्ण भरा होता है, यानी जो Mn वाले जो होते हैं इसमें जो D कक्ष होते हैं 3D जो उपकक्ष होते हैं ये अर्धपूर्ण भरा होता है यानी आधा भरा होता है। जो अस्थाई है यानी जो आधा भरा हुआ होता है वो अस्थाई होता है, इसलिए E3 का मान उच्च हो जाएगा। इसलिए जो हो जाएगा वह E3 का मान उच्च हो जाएगा। अतः Mn+2 के लिए इलेक्ट्रॉनिक ग्रहण करने की क्षमता कम होती है। इसमें तो पहला हो जाएगा कि इसमें जो D उपकक्ष जो होते हैं वह आधा भरा हुआ होता है जो कि ये अस्थाई है, लेकिन बात करें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता वो कम होती है। बात करें अब Fe2++2 को, तो उसमें जो होती है अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण आसानी से ये इलेक्ट्रॉन खो देता है। फॉर एग्जांपल में जैसे Fe2+, ये जो है जब रिएक्शन करेगा तो ये जो है एक इलेक्ट्रॉन खो देगा। जब ये एक इलेक्ट्रॉन खो देगा तो Fe+3
प्लस ई हो जाएगा, जो कि एक इलेक्ट्रॉन आसानी से खो देता है, क्योंकि इसमें जो होते हैं वह 3D उपकक्ष जो होते हैं पूरी तरह से भरा हुआ होता है। इसमें जो है बहुत सारे अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये आसानी से अपना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है। तो ये जो हो जाएगा +3 ऑक्सीकरण अवस्था में ऑक्सीकृत होने के संदर्भ में Mn2+ के जो यौगिक होते हैं Fe2+ के यौगिक की तुलना में अत्यधिक अस्थायी होता है। इसमें अत्यधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं जिसके कारण ये इलेक्ट्रॉन को खो देता है, जबकि इसमें Mn2+ का जो बात करेंगे तो उसमें तो एक तो वो पूरी तरह से भरा हुआ नहीं है डी उप कक्ष में, तो वो जो है वो एक तरह से अस्थायी हो गया, और इसमें जो होती है वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, जो कि Fe2+ से की तुलना में सबसे ज़्यादा अस्थायी होता है। तो यही था हम लोग का आज में तो यही था आज का क्लास में। तो मिलते हैं अगले सेशन में। आई होप ये सेशन आप सबको पसंद आया है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें, ताकि जितने भी अपडेट्स हो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए और कमेंट में बताइए ये सेशन आप सबको कैसा लगा। धन्यवाद।